ये कहानी एक ऐसे दरिंदे इंसान की है जो ओडेला गांव की नई नवेली दुल्हनों को सुहाग रात के पहले ही उठा ले जाता था और उनकी इज्जत लूट कर उन्हें मार देता था। और ये अपराधी इतना दरिंदा था कि उसे कोई भी नहीं पकड़ पा रही थी, यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं, जिसकी खौफ से गांव वाले अपनी बेटियों की शादी करवाने से भी डरते थे। मगर अंत में यह हैवान की मौत अपनी ही पत्नी के हाथों होती है। लेकिन ये इतना शातिर होने के बाद भी आखिर पकड़ा कैसे गया, ये पता चलेगा आपको कहानी में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाया जाती है जिसका नाम राधा होता है। राधा कीचड़ से लथपथ एक कटा हुआ सर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिसे देखकर कांस्टेबल से लेकर एसआई तक दंग रह जाते हैं। और इसका बाकी शरीर कहाँ है ये पता करने के लिए जब पुलिस वाले राधा से पूछते हैं, तब राधा उन्हें एक पुराने कुएं के पास ले जाती है जहाँ बिना सिर की एक लाश को लटकाया गया है। लाश को कुएं से बाहर निकाला जाता है और वहीं एक आलदीप नाम की आईपीएस ऑफिसर होती है जो ट्रेनिंग के लिए ओडेला आई है। इसके बाद कहानी 3 महीने पीछे जाती है जहाँ राधा अपने पति को मार रही होती है क्योंकि वो बहुत ड्रिंक करता था और दोनों गांव में कपड़े धोने और प्रेस करने का काम करते थे। जहां हाल ही में इनके पड़ोसी वेंकटेश्वर और माधवी की शादी हुई है और आज रात उनकी सुहागरात होने वाली है। उसी रात विवेक नाम के लड़के को दिखाया जाता है। दरअसल विवेक माधवी से प्यार करता था, परंतु माधवी ने किसी दूसरे से शादी कर ली। विवेक पीते हुए अपने दोस्तों से कहता है, मैं मर जाऊंगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं, तुम क्यों मरोगे, मरना तो उसे होगा क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया। इसके बाद सुबह होता है जहाँ सारे गाँव वालों को पता चलता है कि माधवी की लाश किसी जगह पाई गई है और तहकीकात करने पर उन्हें पता चलता है कि किसी ने माधवी के साथ दुष्कर्म करके बेरहमी से उसकी हत्या कर दी, जिस पर गांव वाले बहुत डर गए क्योंकि कल ही उसकी शादी हुई है और कल ही उसकी फर्स्ट नाइट थी। और माधवी की मौत की खबर सुनकर उसकी पति वेंकटेश को बहुत बड़ा शौक लगा। इसके बाद जब अंदीप तहकीकात करता है तो वहाँ उसे एक पैर का निशान मिलता है और इस पर जाँच करने के बाद विवेक के बारे में पता चलता है। तब सीआई लक्ष्मण विवेक को पुलिस स्टेशन लाता है और उसे पूछने लगता है, माधवी को क्यों मारा। विवेक कहता है, मैं उसे क्यों मारूंगी, मैं तो उसे प्यार करता हूँ। लेकिन सीआई लक्ष्मण ठहरा उल्टे खोपड़ी का आदमी, वह विवेक को उल्टा लिटा के इतना टॉर्चर करता है कि मजबूरी में विवेक कबूल कर लेता है कि माधवी को उसने ही मारा है। लेकिन जब अनुदीप पुलिस स्टेशन आता है तो विवेक कहने लगता है, सर मैंने माधवी को नहीं मारा, आप तो एजुकेटेड हो, आप बताइए, मैं माधवी से प्यार करता हूँ तो मैं कैसे उसे मार सकता हूँ। अनुदीप विवेक को जाने को कहता है। इस पर सीआई लक्ष्मण कहता है, सर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे पक्का यकीन है कि उस लड़की का कत्ल इसने ही किया है। ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है, आपके पास बस एजुकेशन है, मेरे पास तजुर्बा है। तब अनुदीप पुलिस वाले को समझाने लगा है। घटना स्थल पर पैर का निशान पाया गया जिसका साइज है 10 और लड़की के बॉडी से जो सीमन पाया गया है उसको टेस्ट करने पर रेपिस्ट की उम्र 30 के आसपास पाई गई है। वहीं पर विवेक के पैर का साइज है 8 और ये 20 के ऊपर का है। तो सर इस वजह से विवेक दोषी नहीं है। तो विवेक वहाँ से चला जाता है। उसी समय फिर से पुलिस स्टेशन में फोन आता है और वह बताता है कि गांव में एक और लड़की की हत्या हुई है। पुलिस वाले तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते हैं। शॉकिंग बात यह है कि इस लड़की की भी कल ही शादी हुई थी। अनुदीप समझ जाता है कि इस हत्या के पीछे जो भी है वह साइको है और रात होने के बाद अनुदीप दोबारा क्राइम स्पॉट पर जाता है। वहां देखने पर मरी हुई लड़की का फोन मिलता है और फोन को पुलिस स्टेशन ले आता है। चेक करने पर फोन में एक वीडियो मिलता है। इत्तेफाक से उस फोन का कैमरा ऑन हो गया था जिसमें किलर की आवाज रिकॉर्ड हुई है, जहाँ किलर उस लड़की को जंगल में लाकर पूछने लगता है कि तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसे हुई और तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। ऐसे कहने के बाद किलर उसे इधर उधर छूने लगता है। किलर लड़की से कहता है, तुम मुझे सब कुछ बताओगी तो तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पर लड़की उसे सब कुछ बताती है। इसके बाद भी किलर उसके साथ दुष्कर्म करके उसे मार देता है। फिर पुलिस वाले गांव में आकर उस मोबाइल में जो आवाज रिकॉर्ड हुई थी उसे सुनाकर गांव वालों से पूछने लगते हैं कि आप इस आवाज को पहचान रहे हैं। तब किसी को भी वह आवाज पहचान में नहीं आती। मगर जब पुलिस वाले राधा के परिवार के पास आते हैं तो चंदू आवाज को सुनकर पहचान लेता है कि यह आवाज शंभू की है। उसी वक्त पुलिस वाले शंभू को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उसकी आवाज से वॉइस मैचिंग करते हैं। तभी शंभू का लॉयर आकर पुलिस वालों को बताने लगता है कि जिस दिन उन दोनों लड़कियों का हत्या हुआ था उस दिन मेरा क्लाइंट शंभू गांव में ही नहीं था, दूसरे गांव गया हुआ था शादी अटेंड करने। उसके बाद एक दिन अनुदीप लक्ष्मण से कहता है, क्यों ना हम पूरे गांव का डीएनए टेस्ट कराएं, इससे किलर कौन है आसानी से पता चल जाएगा। इस पर लक्ष्मण कहता है, अरे सर क्या बात कह रहे हो, आपको पता है ना इस गांव में कितने लोग हैं, सभी का रिपोर्ट आने में काफी समय लग जाएगा। और हाल ही में एक केस से जुड़े एक बंदे का डीएनए टेस्ट कराया था, उसका रिपोर्ट आने में 1 महीना लग गया और ऐसा करना संभव नहीं। जिसके बाद अनुदीप बोर्ड पर लिखते हैं और सभी को समझाने लगता है कि इस गांव में लगभग 6322 लोग हैं, इसमें से महिलाओं को हम छोड़ देंगे, बचे लोगों में से हमें उस इंसान को ढूंढना है जिसके पैर का साइज 10 है, उस बंदे का हाइट लगभग 5.8 होंगी और उसमें से ऐसे एज ग्रुप वाले बंदे को ढूंढना है जिनकी उम्र 25 से 30 साल हो।
इस आधार पर बंटवारा कर दें तो ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 बंदे होंगे, और अगर इनका डीएनए रिपोर्ट को हम हैदराबाद भेज दें तो 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। जिसके बाद पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं और सभी की डीएनए ले लेता है। उसकी कुछ ही दिन बाद सरपंच पुलिस स्टेशन आता है और अपनी बेटी की शादी का न्योता देता है, जो देकर अनुदीप सरपंच को कहने लगता है, आप जानते हो ना गांव का माहौल कैसा है, सभी लड़कियां मरती जा रही हैं, ऐसे में आप अपनी बेटी की शादी रोक दीजिए। लेकिन सरपंच अनुदीप की बात नहीं मानता। इसके बाद जिस दिन सरपंच की बेटी की शादी हो रही होती है, अनुदीप चांस ना लेते हुए सिक्योरिटी को बढ़ा देता है और बिना किसी दिक्कत के शादी हो जाती है। फर्स्ट नाइट भी हो जाता है। फिर सुबह अनुदीप कांस्टेबल को फोन करके वहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछता है तो कांस्टेबल बताता है कि सर दूल्हा दुल्हन सेफ है। और उसी समय सरपंच की बेटी प्रिया अपने फ्रेंड को रेलवे स्टेशन छोड़ने आती है। अनुदीप दोनों कांस्टेबल को उनका पीछा करने को कहता है और दोनों उनका पीछा करते हुए आता है और यून पर नजर रखते हुए थोड़ी देर चाय पीने लगती है और थोड़ी देर में वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन गुजर जाने के बाद वह देखते हैं कि वहाँ प्रिया नहीं है, वहाँ केवल प्रिया की फ्रेंड बेहोश पड़ी है। ये देखने के बाद तुरंत अनुदीप को फोन करके दोनों कांस्टेबल बता देते हैं। इधर वह किलर प्रिया को खेत में लता है। प्रिया उसे पहचान लेती है और उसे पूछने लगती है, क्या वह किलर तुम हो? तो वह आदमी कहता है, हाँ मैं ही हूँ। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा सुहागरात कैसा हुआ, तुम्हारे पति ने क्या किया, कैसे किया, सब बताओगी तो तुम्हें जाने दूंगा। प्रिया इस पर उसे सब कुछ बताने लगती है। उसी समय अनुदीप बाकी पुलिस वालों के साथ उस खेत में पहुंचकर प्रिया को ढूंढने लगते हैं और वह आदमी कांस्टेबल पर हमला करके वहां से भागने लगता है। वह आदमी अपने फेस को कवर किया होता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। पुलिस के पहुंचने से पहले आदमी प्रिया के साथ भी दुष्कर्म करके उसे मार चुका होता है, जो देखकर अनुदीप उस किलर पर गोली चला देता है, मगर फिर भी वह आदमी भागता रहता है। मगर अंत में अनुदीप उस किलर को पकड़ लेता है और जैसे किलर का मास्क मुखौट हटाता है तो देखता है किलर कोई और नहीं बाल्की तिरुपति का छोटा भाई चंद है। और पुलिस वालों की पूछताछ पर वह बताती है, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो बस काम से उस खेत में गया था। उसी समय सरपंच वहां आता है और लक्ष्मण को पैसे देकर उसे ले जाता है क्योंकि इसने उनकी बेटी को मारी है। जिसकी थोड़ी देर बाद जब अनुदीप स्टेशन आता है तो सभी को डांटने लगता है कि एक मुजरिम को कैसे किसी के हवाले कर दिया, मैं अभी एसपी साहब को फोन करके बताता हूँ। इसी बात को लेकर लक्ष्मण और अनुदीप में बहस होने लगती है। तभी लक्ष्मण कहता है, सर मेरे लिए यह एक गवर्नमेंट जॉब है और मेरी 3 बेटियां हैं, इसके सैलरी से उनकी शादी नहीं कर सकता, मुझे ऊपर से कमाना पड़ता है। आपके लिए यह जॉब पैशन होगा लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मेरी फैमिली है उनके लिए मुझे पैसे चाहिए। इस तरह के इमोशनल बातें करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद राधा और उसके पति पुलिस स्टेशन आते हैं और कहने लगते हैं कि मेरा चंदू ऐसा नहीं कर सकता है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। राधा विनती करने लगती है, मुझे एक बार चंदू को देखने दीजिए। इस पर अनुदीप कहता है कि चंदू यहाँ नहीं है, उसे सरपंच ले गया। इधर सरपंच चंदू को बहुत टॉर्चर करता है। थोड़ी देर बाद राधा और तिरुपति वहाँ पहुँचते हैं तो सरपंच कहता है, तुम चिंता मत करो, इसको इतना जल्दी नहीं मारूंगा, इसने मेरी बेटी को बहुत तड़पाया है, इसके शरीर से पहले सारा खून निकालूंगा, तुम दोनों इस मामले में मत पड़ो। दोनों बहुत विनती करते हैं, फिर भी सरपंच चंदू को नहीं देता है। इसके बाद ये दोनों मदद मांगने बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं लेकिन कोई भी इनकी मदद नहीं करता। मगर इधर अनुदीप सरपंच को फोन करके बताती है, गाँव में एक और हत्या हुई है और शायद चंदू कातिल नहीं है। ये सुनकर सरपंच की होश उड़ जाती है। सरपंच क्राइम स्पॉट पर जाकर अनुदीप और पुलिस वाले को बातें सुनाने लगता है, इतने छोटे से गांव में तुम लोग एक किलर नहीं पकड़ पा रहे हो। इसके बाद वह खुद चंदू का इलाज करवाता है और उसे उसके घर छोड़ देता है और सरपंच राधा के हाथ में कुछ पैसे देकर माफी मांगता है। लेकिन राधा पैसे लेने से मना करते हुए कहती है, ये पैसे आप ही रखिए, अगले इलेक्शन में काम आएंगे। और रात में अनुदीप इसी केस के बारे में सोच रहा होता है। इतने छोटे से गांव में एक साइको किलर घूम रहा है और लोगों को मार रहा है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड स्फूर्ति का कॉल आता है। अनुदीप उदास होकर कहता है, लगता है मैंने आईपीएस बनकर गलती कर दी, मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ। एक किलर खुलेआम लोगों को मार रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इस पर स्फूर्ति कहती है, तो चलो हम दोनों मिलकर उसे पकड़ते हैं, मैं वहाँ आकर तुमसे शादी कर लूंगी, जब वो किलर मुझे मारने आएगा तो तुम उसे पकड़ लेना। पहले तो अनुदीप मना करता है लेकिन स्फूर्ति उसे मना ही लेती है। अगले दिन अनुदीप गांव के लोकल टीवी चैनल पर आकर शादी का इन्विटेशन देता है और उस किलर को खुली चुनौती देता है, अगर हिम्मत है तो मेरी बीवी को किडनैप करके दिखाओ। और अगले दिन अनुदीप और स्फूर्ति की शादी हो जाती है। और शादी के बाद जब अनुदीप और स्फूर्ति घर पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही एक नोट रखा होता है जिसमें लिखा होता है, शादी मुबारक हो और मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरी तरफ रात को राधा की नींद खुलती है, वो पानी पीने उठती है, तभी एक बक्सा नीचे गिरता है, शायद चूहों की वजह से। राधा बक्सा खोलती है तो उसमें ढेर सारी लड़कियों के कपड़े और गहने रखी होती हैं जो राधा की नहीं होते। ये सब देखकर राधा के होश उड़ जाते हैं। वह चोरी चुपके गहने लेकर घर से बाहर जाती है। पहले वह सरपंच के घर जाकर एक अंगूठी दिखाकर पूछती है, क्या ये प्रिया की है? सरपंच उस अंगूठी को पहचान लेता है और कहता है, हाँ ये प्रिया की ही है। फिर घबराते हुए राधा दूसरे घर जाती है और
वहाँ भी एक अंगूठी दिखाकर पूछती है, क्या ये माधवी की है? उनके परिवार वाले भी पहचान लेते हैं और कहती हैं, हाँ ये माधवी की ही है। जो सुनकर राधा भागते हुए घर लौटती है और देखती है कि चंदू और तिरुपति दोनों घर नहीं है। वह दोनों को कॉल करते हुए बाहर जाने लगती है। सुबह तिरुपति अनुदीप के घर कुछ काम करने आता है। अनुदीप कहता है, घर में कुछ कपड़े हैं, वो भी ले जाना। तभी राधा अनुदीप को कॉल करती है और कहती है, सर बेडरूम में जाकर देखिए, क्या स्फूर्ति मैडम अंदर है? और अनुदीप राधा की बात मानकर बेडरूम में जाता है तो वहाँ स्फूर्ति नहीं होती। तब राधा रोते हुए कहती है, वो किलर और कोई नहीं, मेरा पति तिरुपति ही है, उसने ही लड़कियों को मारा है और अब स्फूर्ति मैडम को भी उठा ले गया है। राधा बताती है कि जब तिरुपति बेडरूम में गया तब स्फूर्ति सो रही थी और तभी उसने उसे कपड़ों में लपेटकर बांध लिया होगा। इसके बाद राधा तिरुपति को ढूंढने निकलती है। काफी तलाश के बाद वह उसे सूखे कुएं में मिलती है जहाँ तिरुपति स्फूर्ति के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, जो देखकर राधा चिल्लाने लगती है। मैं और राधा की आवाज सुनकर तिरुपति कुएं से बाहर आती है और राधा गुस्से में पूछती है, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों ऐसा कर रहे हो? तिरुपति कहता है, तुम ही हो मेरे इस बदलाव की वजह, और फिर अपनी कहानी बताने लगता है। दरअसल इन दोनों की शादी कुछ साल पहले हुई थी और पहली रात राधा ने तिरुपति से कहा था कि उसे ये शादी मंजूर नहीं, वो मजबूरी में इस शादी के लिए राजी हुई थी। इसके बाद तिरुपति राधा के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राधा कहती है, क्या तुमने ब्रश नहीं किया? तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। और राधा को तिरुपति से संबंध बनाना पसंद नहीं आता, वो मुंह फेर कर लेटी रहती है। राधा की इन बातों से तिरुपति अंदर से टूट जाता है। उसे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस होती है और वह बिना सुहागरात माने सो जाती है। उस दिन के बाद कभी भी दोनों ने संबंध नहीं बनाया और जब भी तिरुपति राधा के करीब आता तो कांपने लगा और उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि शायद वो नामर्द है। लेकिन जब माधवी की शादी हुई थी तो उस रात वह ऐसे ही बाहर निकला था। आवाजें आने पर तिरुपति खिड़की से झांकने लगता है। उस समय माधवी और उसका पति सुहागरात मना रहे थे। यह देखकर तिरुपति के अंदर भी इच्छा जाग जाती है। इसी वजह से अपने अंदर के मर्द को जगाने के लिए वह माधवी का किडनैप कर लेता है और उसी रात से यह सिलसिला चलने लगा है। इतना कहने के बाद वह फिर से स्फूर्ति के पास जाने लगा है। राधा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तिरुपति उसके सिर में एक लकड़ी से मारता है और कुएं में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इधर घायल राधा के सामने उन सभी लड़की की दृष्टि आने लगती है जिसने वह अपनी बहन मानती थी, मगर उसकी पति ने उनके साथ गलत काम करके उन्हें मार दिया। अब राधा स्फूर्ति को बचाने के लिए कुदाल लेकर कुएं में कूद जाती है और एक ही बार में अपने पति की सर धड़ से अलग कर देता है और अपनी साड़ी उतारकर स्फूर्ति को दे देती है और अपने पति का सिर लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।